हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो बेटे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 5 को क्या करेंगे भैया, स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारा वो है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, तत्वों का वर्गीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा थियोटिकल है, तो बोर नहीं होना है। कभी आप चैप्टर को देखकर बोर हो जाएंगे कि सर ये तो चैप्टर थियोटिकल है। नहीं भाई, थियोटिकल है बट अच्छा है। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम बात कर लेते हैं तत्वों का जो वर्गीकरण है। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ, या वर्गीकरण करने की वैज्ञानिकों ने क्यों सोची। बेटे कुल मिला के बात ये होती है, वर्गीकरण तो सभी लोग जानते हैं, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। मान लो एक घर में आप 4 सदस्य हैं, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो अब मान लो सपोज करो सबके अलग अलग नाम ना हो, तो आपने बुलाया एक को, चारों दौड़े चले आए तो गड़बड़ होगी ना। तो इसीलिए सभी के नाम होते हैं। मान लो 4 भाई बहन हैं तो चारों के नाम अलग अलग होते हैं, सुमित, अमित, रेखा, सुनील। तो कुल मिला के बात है कि अगर सुमित को आवाज़ मारनी है तो सुमित ही आएगा, रेखा को आवाज़ मारनी है तो रेखा ही आएगी। अब ऐसा तो नहीं है आवाज़ मारी सुमित को और बाकी 3 एक्स्ट्रा में चले आए दौड़कर। तो कुल मिला के बात यह है कि यह क्या है, एक विषमता है। अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो वर्गीकरण का मतलब भी वही होता है कि गुणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, तत्वों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है बेटे, तो चलिए भाई अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वर्गीकरण की जो प्रणाली थी उसको जो सबसे पहले शुरू किया था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे। हालांकि हम तो यहाँ से शुरुआत किससे करेंगे, डो बोराइनर से शुरू करेंगे। ठीक है बेटे, किससे शुरू करेंगे, डो बोराइनर से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और डो बोराइनर ने जो दिया था बेटे, त्रिक नियम दिया था। क्या नियम दिया था भैया, त्रिक नियम दिया था। और त्रिक नियम का मतलब क्या है, उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाया, उन्होंने त्रिक बनाया। और त्रिक में क्या था, 3 तत्वों को इस प्रकार से रखा कि प्रथम और अंतिम तत्व जो होता है, मैं कह सकता हूँ पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है वो बीच वाले द्रव्यमान के क्या होता है, तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 3 त्रिक बनाए, लेकिन 3 त्रिक बनाने के बाद वो क्या हो गए भैया, विफल हो गए, उससे आगे वो नहीं बना पाए। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से डो बोराइनर के त्रिक नियम में क्या है भैया, हमारा त्रिक जो है सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डो बोराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया। ठीक है, और 3 तत्वों के समूह को चुना जिन्हें त्रिक कहा। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है अन्य 2 तत्वों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब औसत का मतलब क्या होता है वही हमें समझना है भाई। ठीक है, मान लो हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक त्रिक है 3 का। ठीक है भाई, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान मान लो 7 है, मतलब 6.9 समथिंग होता है, तो लगभग 7 मान सकते हैं। 7, 7.0 और 39.0 ऐड करते हैं, 0, 9, 7, 16, 3 और 1, 4। तो भैया हमारा 46 इनका दोनों का ऐड आया। तो 2 एलिमेंट, औसत का मतलब वही होता है जिनके द्रव्यमान को जोड़ा है। कितने का जोड़ा है, 2 के द्रव्यमान को जोड़ा है, तो 2 से ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा लगभग कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है भैया, 23 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो किसके, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। इस प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का, और ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक त्रिक बनाया गया। याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है पता है, वो पूछ लेता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का तो एक त्रिक हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से त्रिक है। तो याद रखना कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम का त्रिक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का त्रिक है। लेकिन ध्यान रखना वो इस माध्यम से तत्वों का वर्गीकरण और ज़्यादा संख्या में नहीं कर सके। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये केवल 3 त्रिक ज्ञात कर पाए थे। कौन भैया, डो बोराइनर या डो बोराइनर। ठीक है, कितने त्रिक ज्ञात कर पाए बेटे, 3 त्रिक ज्ञात कर पाए। अगर ये 3 त्रिक ज्ञात कर पाए तो इसके बाद ये फेल हो गए। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है भैया, न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया, या मैं कह सकता हूँ अष्टक नियम दिया। अब न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, उन्होंने क्या काम किया, संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उनके आधार पर क्या बनाया, एक ऑक्टेट बनाया उन्होंने। क्या, ठीक है बेटा, तो वो कहते हैं क्या, संगीत के 7 स्वर के अनुसार जिस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी सा,
सा से शुरू करके लास्ट वाला शब्द जो सा बोला जाता है, आठवां शब्द पहले शब्द से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि पहले तत्व के बाद जो आठवां तत्व आता है वो पहले तत्व से क्या करता है भैया, समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से उन्होंने अष्टक सिद्धांत को क्या किया भैया, प्रस्तुत किया और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, तत्वों को अरेंज किया। किसने भैया, न्यूलैंड ने। अब देखो जैसे लिथियम के नीचे आने वाला सोडियम लिथियम से समानता प्रदर्शित करता है, तो देखो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर, मतलब लिथियम के बाद 8 नंबर पर सोडियम आता है, तो इस प्रकार से इसको क्या कहा गया भैया, अष्टक नियम कहा गया। और उन्होंने अष्टक नियम को क्या किया, न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। लेकिन न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया बेटे, ये खासियत याद रखना कि यहाँ पर जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम तक ये अष्टक नियम चला उनका, बट कैल्शियम के बाद ये क्या हो गया, विफल हो गया। हालांकि उन्होंने 56 एलिमेंटों को इस प्रकार से ही अरेंज किया था, लेकिन उनके अरेंज करने में कुछ कमियां या सीमाएं पाई गई, जिन सीमाओं का वर्णन भी हम अभी करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, तो सन 1800, अब याद रखना 1817 में तो किसने भैया, डोबोरेनर ने दिया, लेकिन 1866 में किसने शुरू कर दिया भैया, हमारा न्यूलैंड ने शुरू किया। बट एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर सन कैसे याद रखते हैं बेटे, 18 मतलब 17 में इंक्रीज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि वो नीचे तो जाएगा नहीं, तो 17 से वृद्धि कर रहा है, हमारा 66 में जा रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1866 में न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के क्या होते हैं, समान है। उन्होंने इसी की तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहले कमियां की बात का मतलब क्या है, मैंने बताया था अभी कि कैल्शियम पर आकर क्या हो जाता है बेटे, ये फेल हो जाता है, तो यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरा टर्म्स क्या कहता है, उनकी कल्पना थी कि प्रकृति में केवल कितने भैया, 56, क्योंकि उन्होंने 56 एलिमेंट दिए थे टोटल, याद रखना। उनका मानना था कि प्रकृति में केवल 56 ही एलिमेंट हैं जो ज्ञात हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञात नहीं किए जा सकते। लेकिन जब 56 के बाद नए तत्व खोजे गए, उनकी समानता इनकी सारणी से मैच नहीं खाई, इसीलिए ये भी उनकी क्या पाई गई, कमियां पाई गई। उसके बाद यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों की, मतलब ये हल्के तत्व ऊपर रखे हैं ना बेटे, इन तत्वों की ही सही से व्याख्या कर सकता है, बाकी भारी तत्वों की ये सही से व्याख्या नहीं करता, या भारी तत्वों के लिए ठीक नहीं है, केवल किसके लिए, हल्के तत्वों के लिए ही क्या है, ये ठीक है। उसके बाद नोबल गैसों की खोज के बाद, नोबल गैसेस बेटे अभी सारणी जब मैं पढ़ाऊंगा नोबल गैसेस के बारे में बताऊंगा आपको, ये नया शब्द सा आपको लग रहा होगा। तो नोबल गैसेस जो होती हैं एक्रिय गैस कहा जाता है, अगर आपने आवर्त सारणी देखी है तो सबसे इधर वाले पार्ट में रखी होती हैं, ठीक है बेटा। तो नोबल गैसेस के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था, मतलब जब नोबल गैसों की खोज हुई तो यह सिद्धांत क्या हो गया, उन पर विफल हो गया। क्या हो गया बेटे, विफल हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया किसके बारे में बेटे, डोबोरेनर तर्क के बारे में, और किसके बारे में भैया, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे अब किसके बारे में बेटे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। देखो थ्योरेटिकल है तो इसलिए मैं लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं लिख कर पहले ही लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, मेंडलीफ के बारे में, और मेंडलीफ भी से क्वेश्चन आपको लगेगा पेपर में, ठीक है बेटा, मेंडलीफ से आपको क्वेश्चन लगेगा जरूर। चलिए चलो तो भाई जान लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है बेटा। तो जब मेंडलीफ ने, पहली बात तो ये बात ध्यान रखेंगे, तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो मेंडलीफ को दिया जाता है, क्योंकि मेंडलीफ ने जो आधारशिला रखी थी उसने इस बात को ध्यान में रखकर रखी थी, किसकी भैया, आवर्त सारणी की, कि भविष्य में कभी ना कभी अन्य तत्वों की खोज जरूर होगी, और उसके लिए वो आवर्त सारणी में अपने क्या रिक्त स्थान छोड़कर चले थे। तो उन्होंने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। एक बात ध्यान रखना, जब तत्वों के वर्गीकरण की प्रणाली को मेंडलीफ ने शुरू किया था तब तक 63 तत्व ज्ञात थे, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या काम किया, कार्ड बनाए भाई, कार्ड बनाकर उन पर तत्वों को लिखा,
द्रव्यमान के अनुसार और उनको क्या किया, दीवार पर टांगते गए। उस प्रकार से उन्होंने पहले व्यवस्थित किया था और तब जाके वो सारणी बना पाए थे। तो सिंपल सी बात है, मेंडलीफ ने तत्वों को अपनी सारणी में उनके मूल गुणधर्म क्या माना उन्होंने, मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान, ठीक है बेटा, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था केवल 63 तत्व ज्ञात थे। एक बात और ध्यान रखेंगे, उन्होंने तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया था। इसका मतलब क्या था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, तो इसी के आधार पर उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर इनको वर्गीकृत किया था। तो मूल आवर्त नियम क्या है, याद रखेंगे, तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं बेटे, आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के, क्रमांक के नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो सारणी बनाई थी जिसे आवर्त सारणी कहा गया था, उसमें जो 36 पंक्तियां थी जिनको कह सकते हैं हम लेटिवी पंक्ति, उनको 36 पंक्तियों को उन्होंने आवर्त नाम दिया था। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे मतलब उनको क्या नाम दिया था, उन्होंने ग्रुप या समूह नाम दिया था। ध्यान रखना, ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उनकी सारणी की उपलब्धियां क्या थी, नॉर्मल सी बात। पहली बात क्या, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए तत्वों के क्रम उल्टने पड़े थे। कैसे, निकिल जो है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 58.7 होता है, लेकिन कोबाल्ट का कितना होता है, 58.9 होता है। तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया। उसके बाद मेंडलीफ ने अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। उन्हें अनुमान था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी। बिल्कुल सही बात है, अर्थात स्कैंडियम की खोज तब तक नहीं हुई थी, गैलियम की खोज तब तक नहीं हुई थी, जर्मेनियम की खोज तब तक नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने क्या काम किया था, जब तक इनकी खोज नहीं हुई थी, इन्होंने उनके आगे क्या किया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन शब्द लगाकर उन्होंने क्या काम किया था, इनको वहां पर रख दिया था। और इनमें समानता होने के कारण ही इन तत्वों को स्थान दे दिया गया था। ध्यान रखना, जबकि खोज इनकी बाद में हुई थी। तो जब नोवल गैसों की खोज हुई, याद रखना, जब उन्होंने सारणी बनाई तब तक नोवल गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन कुछ के बारे में अनुमान था, लेकिन ये नहीं पता था ये निष्क्रिय हैं। तो उन्होंने अपने सारणी में लास्ट में स्थान छोड़ दिया था। तो उस सारणी को छेड़े भी नहीं, उन्हें समूह में लास्ट में क्या दे दिया गया, स्थान दे दिया गया। क्योंकि नोवल गैसेस जो होती हैं वो एक्रियशील होती हैं, क्या होती हैं, उनके जो संयोजी कोष होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनको बाहर स्थान दे दिया गया। लेकिन बट इस सारणी की जो सीमाएं पाई गई वो क्या क्या सीमाएं थी उनको समझ कर चलेंगे। पहली सीमा क्या है, मतलब त्रुटियां, तरह से हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया गया। भैया हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं मिल पाया था। ये दुविधा आज भी बनी हुई है, ठीक है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तत्वों की जो समस्थानिकों की जब खोज हुई, तो खोज होने के बाद, क्योंकि समस्थानिक का कोई जिक्र तब तक नहीं किया गया था, तो समस्थानिकों की खोज होने के कारण इनकी सारणी में के लिए एक चुनौती बन गई। उसके बाद एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर, मतलब एक तत्व से जब दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, उनके जो परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हैं वो एक नियमित क्रम में नहीं बढ़ते। मतलब किसी का 0.5 बढ़ रहा है, किसी का 1.15 बढ़ रहा है। आपने देखा होगा एटॉमिक मास को याद करने में ये दुविधा होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनकी सारणी में ये कमियां पाई गई। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने क्या काम किया, मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उस सारणी में संशोधन किया और संशोधन करके एक नई सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने प्रस्तुत किया था। तो उसने परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या को एक तत्व के लिए अच्छा आधारभूत गुण माना और उसी के आधार पर उन्होंने क्या काम किया, तत्वों को सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, न कि परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान के में तो किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। अब मोजले ने क्या काम किया, तत्वों को किसके आधार पर बेटे, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए क्या किया, अपना एक गुण माना और उसी के आधार पर उन्होंने एक नया नियम दिया जिसको कहा गया आधुनिक आवर्त नियम। बेटे एग्जाम में पूछ लेता है मूल आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है, ठीक है बेटे, ध्यान रखना। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या था, तो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त नियम दिया, बस इतना ध्यान रखना, मूल आवर्त नियम में जो गुण होते हैं तत्वों के वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, और किसके अंदर भैया, आधुनिक आवर्त सारणी में किसके होते हैं, या आधुनिक आवर्त नियम में किसके होते हैं, तत्वों के
जो गुण होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम में क्या कहा गया, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है भाई, तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भैया 18 वर्गों या समूहों में तथा 8 आवर्तों में बांटा गया या वर्गीकृत किया गया। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा भी है, नॉर्मल सी बात है, किसी भी समूह में उपस्थित तत्वों के जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है। मतलब एक ही वर्ग में जो तत्वों को रखा गया, तो जिनकी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी उनको एक ही वर्ग में रखा गया। उसके बाद प्रथम आवर्त में 2 और द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 8 और चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 18 और छठे और सातवें आवर्त में बेटे 32 32 तत्वों को रखने के बाद ये सारणी बनी, जिसे हम मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कह सकते हैं या प्रावर्धित दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बात और भी ध्यान रखना, इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा अध्ययन नहीं है। आप बेफालतू की बड़ी क्लासों का पढ़ने लगो तो कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता के चल रहा हूँ बस उतना ही तैयार करना है। इसमें मेन पॉइंट जो बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन तो एक ज़्यादातर यहाँ से पूछ लेता है, वो निकिल और कोबाल्ट को लेकर, या फिर पूछ लेता है आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी, या पूछ लेता है आवर्त सारणी की सीमाएँ क्या थी, या पूछ सकता है वो क्या यहाँ पर उपलब्धियों में, हाँ ये वाले क्वेश्चन से लेकर एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन से लेकर क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में ये पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई ये हमारा यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब मैं चर्चा करूँगा थोड़ा सा सारणी के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे चिंतित होते हैं, कुछ सर कह देते हैं भाई सारणी रट लो, सारी को याद कर लो। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार सारणी के बारे में बता के आपको, फिर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा जिनके बारे में आपको बस याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। चलो तो भाई जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है बेटा, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, सबसे पहले हम जान के चलेंगे किसके बारे में भैया, इसके सबसे पहले जान के चलेंगे हम उनके आवर्तों के बारे में। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको 7 आवर्तों में तथा 18 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो भाई, पहला आवर्त ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा जो आवर्त होता है हमारा ये होता है, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें इसे 7 आवर्तों में बांट सकते हैं। उसी के साथ साथ इसको 18 वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 18 वर्ग में इसे बांटा गया है। उसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, कि अभी हमने बताया था आपको कि जो इसका फर्स्ट आवर्त होता है उसमें 2 तत्वों को रखा गया है। तो देखो 2 तत्व आपको रखे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे आवर्त में हमने बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट को रखा गया है। तीसरे में भी इसी प्रकार से 8 एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ आवर्त में बेटे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट को रखा गया है। उसी प्रकार से 5 आवर्त में भी क्या है भैया, 18 एलिमेंट को क्या किया गया है, रखा गया है। लेकिन 6 की मैं बात करूं, 6 आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आप कहोगे जी बाकी कहाँ गए, आपने तो 32 बताया था, मतलब 32 बताया था। तो बेटे 18 के बाद के यहाँ पर देखो एल के आगे स्टार लगाया ना, स्टार से आगे जो लेंथेनाइड सीरीज आती है, ये बाकी के तत्व इसमें आते हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है भैया, तो 32 तत्व किस में आ गए, इसमें आ गए। इसी प्रकार से 7वें आवर्त के जो तत्व हैं 18 से आगे के जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ आते हैं भैया, यहाँ पर देखो AC पे डबल स्टार लगा हुआ है, तो एक्टिनाइड के आगे यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिखाया है सब में, तो ये सब ग्रीन कलर किसको शो करता है भैया, धातु को शो करता है। ये कहता है कि ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं, धातु हैं। उसके बाद अगर येलो कलर की बात करूँ, ये किसको शो करता है भैया, नॉन मेटल को शो करता है कि ये सब अधातु हैं।
और जो ये पिंक कलर दिखाता है ये उप धातु को दिखाता है। नॉन मेटल के बाद जो आती हैं ये मेटलॉयड होती हैं, इनको मेटलॉयड कहा जाता है। चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं क्या कि जो पीरियडिक टेबल है बेटे, इस पीरियडिक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूँ किसकी, पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में बांटा गया है भैया? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला जो ब्लॉक आता है ये फर्स्ट समूह और सेकंड समूह जो आते हैं इसे एस ब्लॉक माना जाता है। 13 से 18 तक के जो ग्रुप आते हैं या समूह आते हैं इनको पी ब्लॉक माना जाता है, और 3 से लेकर 12 तक के जो समूह आते हैं इनको डी ब्लॉक माना जाता है। लेकिन याद रखेंगे इसके बाद जो नीचे दिखाया गया है लेंथेनाइड जो एक्टिनाइड हैं ये एफ ब्लॉक को शो करते हैं। किसको शो करते हैं भैया? एफ ब्लॉक को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, कि जो इनको अलग स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि इनके जो गुणों में क्या होती है, इनमें के गुणों में भिन्नता होती है इन तत्वों की अपेक्षा। अगर इन तत्वों से समानता होती तो इन्हें भी इसमें रखा जाता, लेकिन गुणों में समानता न होने के कारण इनको, मतलब इनके तो गुणों में समानता आपस में है बट इनसे मैच नहीं करते, इसलिए इनको एक नया ब्लॉक दिया गया है जिसका नाम क्या है? एफ ब्लॉक है। ठीक है, इसमें 2 श्रेणियां हमारी आती हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भैया, उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कि जो ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में सबसे पहली बात क्या है कि इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। उसी के साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो नोबल गैसेज हैं बेटे, वो नोबल गैसेज यही हैं जिसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन बोलते हैं। इनको ग्रुप 18 में सबसे अलग रखा गया है। किसको भैया? नोबल गैसेज को। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ हाइड्रोजन की भी बात कर रहे थे हम लोग कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है भैया, हाइड्रोजन वर्ग फर्स्ट में तो रखा गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वर्ग के तत्वों से भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है कौन भैया? हाइड्रोजन। लेकिन वर्ग 17 जो है यहाँ पर, इनके तत्वों से भी गुणों में समानता प्रदर्शित कौन करता है भैया? हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन का आज भी कोई उचित स्थान आवर्त सारणी में नहीं है। ये दोनों वर्गों के साथ तत्वों के गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, फर्स्ट वर्ग में भी और कौन से वर्ग में भैया? 17 वर्ग में भी। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, कि जो हमारी जो पीरियडिक टेबल है ये आवर्त सारणी है। अब इसमें क्या कहते हैं कि इस पूरी सारणी को, कुछ टीचर्स कहते हैं भाई सारणी को पूरी को याद कर लो, लेकिन नहीं भाई, पूरी सारणी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद करना है सिर्फ इतना याद करना है ताकि आपको यहाँ पर क्या हो सके, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो 10th लेवल पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटे वर्ग फर्स्ट सेकंड मतलब एस ब्लॉक से, और ज़्यादातर पी ब्लॉक से पूछा जाता है। तो सभी एलिमेंट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों वर्गों के एलिमेंटों को याद कर सकते हो। तो इनके कुछ तत्व हैं जो मेन हैं, उनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उन तत्वों को मैं अभी कवर करा दूँगा। ठीक है, तो इतना सारा याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट में। हम लोग बताएंगे जो मेन तत्व हैं आपके उनको कैसे याद रखना है और उनसे कैसे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं भैया, पैदा होती हैं। चलो भाई, यहाँ पर जो कुछ तत्व हैं हमारे नॉर्मल सी बात है, आपको बस ज़्यादा तत्व याद नहीं रखने हैं, इन तत्वों को याद रखना है। हालांकि मैं इनको सबसे पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको इन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा एलिमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर लगता ही लगता है। आपको एलिमेंट देगा और किस तरह से क्वेश्चन देगा, कहेगा क्या कि परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताओ। ठीक है बेटा, या तो क्वेश्चन ऐसे देगा या फिर क्या आएगा, परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। अब परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व जो है ये है एल्यूमिनियम, लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं है। अब क्या हम उस वक्त
पीरियडिक टेबल देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हमारे पास ऐसी ट्रिक होनी चाहिए ताकि हम लोग इससे ही पता लगा दें कि वो किस स्थान पर है, कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है, या फिर कौन से ब्लॉक में है। ठीक है बेटा। और यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाता है कि उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके लिए ट्रिक समझ कर चलेंगे। यदि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है, बोरबरी के नियम के अनुसार बताया था मैंने 2n² वाला, ठीक है ना। मैंने बताया था पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में हमें क्या रखने हैं 8, चौथे में क्या करने हैं, मतलब 8 के बाद 18 ही आते हैं, बट जब तक 18 नहीं होंगे तब तक 8 8 तोड़ते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं, उसके बाद 32। ठीक है, चलिए। तो हम दूसरी बात आपको मुझे ये बताना होगा कि यदि हमारे पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आता है 1, तो वर्ग मेरा होगा फर्स्ट, या मैं 1 कह सकता हूँ क्योंकि मैं 18 वर्ग मान के चल रहा हूँ। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो वर्ग मेरा होगा भैया 2, और अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं तो वर्ग मेरा कौन सा होगा, ध्यान रखना, 3 पर 13 होगा, 4 पर 14 होगा, 5 पर 15 होगा, 6 पे 16 होगा, 7 पे 17 होगा, और 8 पे 18 होगा। ठीक है, ये वर्ग। अब वर्ग 1 और 2 आता है अगर हमारा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आते हैं तो ये एस ब्लॉक से होगा। किससे होगा बेटे, एस ब्लॉक से होगा। और अगर वर्ग 13 से 18 तक आते हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं किससे होगा भैया, हमारा पी ब्लॉक से होगा। किससे होगा, पी ब्लॉक से होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है, ये ट्रिक तो मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दी है इसकी ब्लॉक की। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये संयोजकता का जो पता चलता है हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाता है कि उसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात आ जाती है परमाणु क्रमांक 13। तो 13 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 कोमा, उसके बाद कितने आ सकते हैं 8, 2 8 कितने हो गए 10, अभी भी पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि 13 है ना, और 13 किसका है, एल्यूमिनियम का है। सिंपल सी बात है। तो बाकी शेष कितने बचे, 3। तो मैं कह सकता हूँ पहला सेल कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, क्योंकि देखो ध्यान देना 2 पर कंप्लीट है, 8 पर कंप्लीट है, बट अनकंप्लीट कौन सा है, केवल हमारा तीसरा सेल अनकंप्लीट है। तो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ, तो जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो वर्ग को बता रहे हैं, उसे छोड़ दो, हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ से पता चलेगा, ये काउंट करना है हमें 1 2 3, तो इसका मतलब मेरा आवर्त कौन सा हुआ भैया, थर्ड हुआ। चलो अब वर्ग की बात कर लें या समूह की बात कर लें, समूह कौन सा होगा भैया, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3, और 3 के लिए मैंने बताया था वर्ग कौन सा होता है भैया, या समूह कौन सा होता है, 13। इसको बेटे वर्ग भी कह सकते हैं, वर्ग या समूह 13 है। अब चलते हैं ब्लॉक के पास। तो ब्लॉक क्या होगा भैया हमारा, ब्लॉक हमारा होगा, मैंने क्या कहा था 13 से 18 तक आता है, तो क्या आता है हमारा पी ब्लॉक आता है। कौन सा आता है भैया, पी ब्लॉक आता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कौन से एलिमेंट का है ये, पी ब्लॉक का। आप पीरियडिक टेबल में पीछे जाकर देख सकते हैं कि क्या थर्ड आवर्त में 13वें समूह पर पी ब्लॉक में मेरा एल्यूमिनियम है कि नहीं है। बिल्कुल भैया देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी भैया, मान लो ऐसे क्वेश्चन देने के बाद एक क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, परमाणु क्रमांक। अच्छा एक बात और, संयोजकता कितनी होगी भैया अब हमारी इसकी, संयोजकता ध्यान दो। तो संयोजकता कितनी होगी भैया हमारी, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो संयोजकता भी कितनी होगी भैया, 3 होगी। ठीक है, अब वो कहता है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का, जिसका कहता है भैया 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान 17 किसका है भैया, यहाँ देख लो पहले किसका है, आपको ये पता होना चाहिए, इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए। Cl का होता है 17 है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, पहले सेल में 2, फिर 8, 10 8 और 7 17, मतलब 7, तीसरा सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है किसका भैया, आवर्त का। किसका पता चल जाता है, आवर्त कौन सा होगा मेरा, थर्ड होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम किसके बारे में वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ग कौन सा होगा मेरा, 7 है तो 7 पे कौन सा आएगा भैया, 17वां आएगा। कौन सा आएगा भैया, 17वां आएगा।
वर्ग 17 हो गया। चलिए नेक्स्ट बात, किस पर ध्यान देना है हमें, ब्लॉक पर, और ब्लॉक भैया हमारा कौन सा होगा, इसका पी होगा, ये कंफर्म हो जाता है यहाँ से। ठीक है, संयुक्ता इसकी क्या होगी, 7 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 7 है तो संयुक्ता 7 या फिर 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या है, 5 से अधिक वाले में आपको क्या करना है, ऐड करके देख लेना है, जहाँ 8 हो जाए। 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो गए, तो इसका मतलब 3 हो सकती है इसकी। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 7 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 पे तो 0 ही होती है। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के बात यह जाती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले क्या कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहने लगे, वो कितना भैया, परमाणु क्रमांक 11 वाले के लिए पूछ ले अगर, तो 11 का मतलब क्या हो गया, 11 पे कौन आएगा, Na आएगा शायद। हाँ भैया Na ही आता है। और क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 2 8 1, क्योंकि 8 और 2 10 और 1 11। याद रखना कभी भी इस वाले सेल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, कभी तुम 9 कर दो गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 2 3, तो सिंपल सी बात है, आवर्त तो कौन सा हो गया भैया हमारा, 3rd होगा। ओके, और उसके बाद चलते हैं हम लोग किस पर भैया, वर्ग पर। वर्ग कौन सा होगा हमारा, 1st, मतलब 1 होगा। कौन सा होगा, 1 होगा। उसके बाद अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का भी हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कौन सा होगा ब्लॉक। ब्लॉक हमारा होगा फर्स्ट के लिए S ब्लॉक होगा। कौन सा होगा, S। और भी संयुक्ता 1 आएगी। तो चलिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपको लग जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार अभ्यास करके तैयार कर लेना है। चलो भाई नेक्स्ट मिलते हैं। अब इसके बाद भी टॉपिक जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर को क्लोज कर दूं। मैंने बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर को पढ़ाया है, ध्यान देना भाई, ताकि बच्चे बोर ना हो और जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।